नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एंटोमोलॉजी का। और एंटोमोलॉजी में क्योंकि आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट चल रहे हैं और द बेनिफिशियल इंसेक्ट में हम सबसे पहले जो मधुमक्खी है उसके बारे में यानी कि एपीकल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इक्विपमेंट्स की बातें की थी कि जब हम एपीकल्चर करते हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे लिए जरूरी होते हैं, उनको हमने जाना था, उनको पहचाना था। ठीक है, आज की ये जो क्लास रहने वाली है इसमें हम मुख्य रूप से क्या देखेंगे, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो मधुमक्खी है उससे रिलेटेड कौन कौन से इंसेक्ट है या उसके एनिमी है जो उसको डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि मधुमक्खी में देखने को मिलती है। इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दो चीजें रहने वाली है। पहली चीज तो यह है कि एनिमी। एनिमी का मतलब क्या है? दुश्मन। ठीक है, क्या है? दुश्मन। तो कोई सा भी एनिमी हो, चाहे वो आपके डायरेक्ट रूप से जैसे कि ततैया होता है, ठीक है, जिसको हम वाप्स बोलते हैं, वो डायरेक्ट क्या करता है, मधुमक्खी को पकड़ के खा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसके अलावा भी छोटे मोटे कीट होते हैं जैसे माइट। ठीक है, जैसे क्या हो गया, माइट। माइट क्या करता है? माइट आपके डायरेक्टली जो है नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से करता क्या है, तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये क्या करता है, इसका जैसे परजीवी होते हैं ना उस हिसाब से नुकसान पहुंचाता है। परजीवी जैसे नुकसान पहुंचाते हैं ना उस हिसाब से। ठीक है, तो माइट की हम बात कर रहे हैं। माइट नॉर्मल भाषा में हम ये ऐसे कहते हैं जैसे हमारी जू होती है ना, उसी प्रकार मधुमक्खियों के ऊपर क्या होती है, एक छोटा सा माइट होता है जो उसका रस चूसता रहता है, उसको डिस्टर्ब करता रहता है। ठीक है, वो आपके क्या है, माइट तो हमारे फसलों में भी लगते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि फसलों में भी कई प्रकार के माइट होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं जो रस चूसने का काम करते हैं। वही काम वो मधुमक्खी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंसेक्ट है। दूसरा हो जाता है आपके डिजीज कौन कौन सी हो रही है। ठीक है, अब देखो डिजीज में दो चीजें हैं। जब भी हम आपके मधुमक्खी की बात करेंगे तो डिजीज में दो चीजें होगी। एक तो डिजीज उस टाइम पे होगी जब मधुमक्खी या तो अंडा की अवस्था में होगी या लार्वा होगा। ठीक है, पहले मधुमक्खी क्या होगी, एग या लार्वा के रूप में रहेगी। उस टाइम पे जो रोग अटैक करते हैं वो अलग होते हैं, और जो अडल्ट होते हैं, ठीक है, एक तो हम बात कर रहे हैं आपके मुख्य रूप से लार्वे को प्रभावित करता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा आपके प्रभावित करता है, हम बात कर रहे हैं जो यूथ है। ठीक है, यूथ बोल सकते हैं, या जो आपका वयस्क है, यंग है, उसको। ठीक है, उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो दो बीमारियां तो इससे रिलेटेड है और तीन बीमारियां आपके इससे रिलेटेड है, इनका हम अध्ययन करेंगे। बाकी कीटों में एक तो माइट और एक वास्प इंपॉर्टेंट कीट है, इनकी भी हम बातें करेंगे। आई बात समझ में? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके इंसेक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, या एनिमीज है उनकी बात करते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि इनका हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले परभक्षी ततैया। परभक्षी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मारने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा नुकसान पहुंचाएगा, नहीं, ये डायरेक्ट क्या करता है, किल करता है मधुमक्खी को। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर देता है, किल कर देता है। तो यहां पर देखो ततैया, आपने नॉर्मल भाषा में हम कहे तो ये क्या हो रहा है, नॉर्मल भाषा में यदि हम ततैया की बात करें तो ततैया हम उस चीज को कहते हैं जो आपने पीले पीले रंग के से देखे होंगे, मधुमक्खी जैसे। ठीक है, होते वो मधुमक्खी जैसे ही है, लेकिन मधुमक्खी से थोड़े से बड़े होते हैं और पीले रंग के होते हैं। कौन से रंग के होते हैं दोस्तों? पीले रंग के होते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपको देखने को मिलते हैं, ततैया इनको हम कहते हैं, और ये डायरेक्टली क्या करते हैं, मधुमक्खी को खा जाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक आपके है वेस्पा वेलुटिना। ठीक है, वेस्पा मेग्निफिका, वेस्पा ट्रोपिका, वेस्पा बेसालिस, ये सारे क्या है, अलग अलग प्रकार के वास्प है। आपने देखा होगा घरों में क्या करते हैं, एक तो वास्प होता है जो कि हम कहते हैं इसकी मिट्टी का एक घोंसला बनाकर कहीं पर भी दीवार पे चिपके रहते हैं। ठीक है, एक तो इस प्रकार के होते हैं। एक मधुमक्खी जैसे ही घोंसले बनाते हैं, लेकिन संख्या में कम होते हैं। ठीक है, संख्या में वो 5-7 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पे कोने में या कहीं पे भी लगे हुए पीले पीले रंग के दिखाई दे जाएंगे, वो आपके क्या होते हैं, नॉर्मल ततैया होते हैं। ठीक है, तो उनका ध्यान
ध्यान रखना है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये पेड़ों की चोटी इमारतों पर घोंसले बनाकर रहते हैं। दूसरी बात, जमीन के अंदर घोंसला बनाते हैं ये वाले, ठीक है। जमीन के अंदर घोंसला बनाने वालों में ये ट्रोपिका भी है, और साथ में पेड़ों की चोटी इमारतों पर रहने वालों में बेसालिस भी है, ठीक है। तो ये चारों आपको क्या ध्यान रखना है, ये सिंपल भाषा में आप वास्प ध्यान रख लो, ततैया ध्यान रख लो कि ततैया क्या करता है, डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है मधुमक्खी को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो ततैया छत के प्रवेश द्वार पर मधुमक्खियों को पकड़कर मार देते हैं। हमारा जो हम कहते हैं आर्टिफिशियल जो हमारा वो है, जिसको हम कह रहे हैं ना हाइव है, ठीक है। ये क्या है, हमारा हाइव है। इस हाइव पर हम एक जो है एंट्रेंस रखते हैं कि यहाँ से मधुमक्खियां प्रवेश करेगी, ठीक है। यहाँ से क्या करेगी, मधुमक्खियां प्रवेश करेगी, अलग अलग छत्तों में चली जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, यहाँ आकर बैठ जाता है। जैसे ही मधुमक्खी आएगी उसको पकड़ लेता है, ठीक है। जैसे ही मधुमक्खी आएगी उसको पकड़ लेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको मार देगा। इस प्रकार से ये डैमेज करता है। पहाड़ों में मुख्य रूप से जो आपके ये है विस्पा मैग्निफिका सबसे गंभीर क्षति पहुंचाता है, बड़ी संख्या में मधुमक्खियों को काट देता है। काटने का मतलब उनको मार देगा, डायरेक्टली क्या करेगा, किल करेगा, ये ध्यान रखना। फिर आ जाता है जो बेसालिस भी है, ये छतों पर गंभीर क्षति पहुंचाने का काम करता है, और कमजोर छत्ते ततैया के हमले के कारण नष्ट हो जाते हैं। जो छोटे तत्ते वो आपके ये होते हैं ना, छोटे वाले कोई भी छत्ते की बात कर ले हम, जिसमें कम संख्या है या मधुमक्खियां छोटी वाली है, ठीक है, तो उनको ये ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, और उनका पूरा जो छत्ता है उसका माइग्रेशन हो जाता है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं डर से ही, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। हम रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि इनको रोकना बहुत जरूरी है। तो बसंत ऋतु में प्रजनन योग्य मादा ततैया को झटके देकर मार देना। झटके देने का मतलब होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली मच्छर मारने की भी एक जो है करंट वाली सी एक मशीन आती है, तो उस प्रकार की मशीन से जो है इनको मारा जाता है। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, रात में ततैया के घोंसलों को जला देंगे, ठीक है। जहां पर ततैया का घोंसला दिखाई देता है उसको क्या कर दो, जला दो। इसके अलावा हम कहते हैं जहां पर आग लगने की संभावना है वहां पर हम कीटनाशकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। कीटनाशक स्प्रे करके भी ततैया को मार सकते हैं। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, ततैया को मारना है ताकि मधुमक्खियों को नुकसान ना हो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। एपियरी में ततैया को झटके देकर मारे जाते हैं है, यानी कि आसपास में जो आप एपियरी का मतलब हो गया जिस जगह आप क्या कर रहे हो, जिस जगह आप मधुमक्खी पालन कर रहे हो, एपीकल्चर कर रहे हो, उस एरिया को हम एपियरी के रूप में, या जहां पर घोंसले रखे होते हैं, हाइव रखे होते हैं, उनकी बात है, ठीक है। तो एपियरी में से जितने भी आपको दिखाई देते हैं ततैया, उन सबको आप क्या करोगे, नष्ट कर दोगे, उनको वहां से भगा दोगे, तभी फायदे रहेगा। दूसरा आ जाता है वैक्स मोथ। ये एक तरह से कीट है और खाता क्या है, आपका जो हम कहते हैं ना मधुमक्खी छत्ते में वैक्स बनाती है, मोम बनाती है, ठीक है। मोम के द्वारा ही बना हुआ रहता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो मोम से ही मिलकर बना रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मानसून के दौरान इसका आक्रमण अधिक हो जाता है, और ये वैक्स मोथ के लार्वा छत्ते की मध्य सिरा में सुरंग बना देते हैं, जिससे बाहर छोटे मोम के कण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये मोम खाने के लिए जाते हैं, जो छत्ता होता है ना उसको खाने के लिए जाते हैं, और उसमें एक बार एंटर कर जाएंगे तो उसमें छेद कर देंगे, ठीक है। उसमें क्या कर देंगे, छेद कर देंगे। तो ये आपके वैक्स मोथ होते हैं, इनका आप ध्यान रखोगे। कंट्रोल कैसे करना है, तो छत में मौजूद दरारों और छेदों को बंद करें, छत का परिवेश द्वार छोटा कर दे, जिससे कि अंदर आपके मोथ है वो जा ना पाए। दूसरी बात, मधुमक्खियों द्वारा ढके न जाने वाले छत हटाए और निचला भाग साफ रखे। साफ सुथरा जो है आपका एरिया होना चाहिए, वो हाइव जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, और इनका आने का रास्ता जो है उसको सकरा कर दो, बिल्कुल छोटा कर दो, ताकि मधुमक्खियां तो वहां से निकल जाए, लेकिन जो आपके ये है मोथ है, इनको पता ना चले कि यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है, जब हम कंट्रोल करेंगे स्टोरेज में, भंडारण में यदि हमें कंट्रोल करना है, तो अतिरिक्त छतों को खाली छत के बक्सों में विस्तृत करें और ऊपर नीचे बंद कर दे। इसके साथ में ही एक दवा आती है जिसको हम कह रहे हैं सल्फर। मुख्य रूप से सल्फर का मतलब हो गया, ये एक तरह से जो है फ्यूमिगेंट का काम करता है, ठीक है। सल्फर से बना हुआ फ्यूमिगेंट का काम करता है, तो इसको हम धूम्रीकरण के लिए काम में लेंगे, आसपास में धुआं कर देंगे, जिसके वजह से जो मौत होंगे वो भग जाएंगे स्टोरेज वाली जगह पर, क्योंकि फ्यूमिगेशन अधिकतर स्टोरेज वाली जगह पर ही किया जाता है, ठीक है। जब हम अनाज वाले कीटों को मारने की बात करते हैं तब भी फ्यूमिगेशन की बात करते हैं, यहाँ भी फ्यूमिगेशन की बात कर रहे हैं
स्टोरेज में। धूम्रीकरण के बाद पतंगे सहित भंडारण में नेफ्थलीन की गोलियां भी रखनी चाहिए। हमें नेफ्थलीन की गोलियां भी क्या करनी चाहिए, वहां पर रखनी चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में मैंने कहा था एक माइट भी है, एक्टोपैरासिटिक माइट। ये क्या करती है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्टो यानी कि बाहर की सतह पर, पैरासिटिक यानी कि पैरासाइट की तरह नुकसान पहुंचाएगी। तो ये जो मधुमक्खी है, ठीक है, ये जो मधुमक्खी आपकी इसकी स्किन के ऊपर यहाँ पर जो है चिपक जाएगी, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और ये चिपक कर क्या करती है, यहाँ पर मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाती है, ऊपर वाली। तो ये क्या है, एक्टो, एक्टो यानी कि ऊपर, पैरासाइटिक, पैरासिटिज्म होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि परजीवी की तरह, ठीक है, परजीवी की तरह मधुमक्खी के ऊपर बैठी रहती है। आई बात समझ में। भारत में जो आपके ये वोरोआ डिस्ट्रक्टर और ट्रोपिका एलेप्स क्लोरोमाइट से एपिस मेलिफेरा की कॉलोनियों को गंभीर क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन एपिस सेराना पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो एपिस जो मेलिफेरा है, जो कि हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, सबसे ज्यादा मेलिफेरा को ही हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका शायद उत्पादन अच्छा होता है। तो इस पर ये सारे प्रकार की जो माइट्स हैं, ये वाली माइट, ये वाली माइट, ये जो सारी माइट्स हैं, ये क्या करती है, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। क्षति कैसे करेगी, नुकसान कैसे पहुंचाएगी, तो यह माइट केवल मधुमक्खियों के लार्वा पर भोजन करता है, ठीक है। गंभीर संक्रमण में मजबूत मधुमक्खियां मृत लार्वा को छत्ते से बाहर फेंक देती है। यदि नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरी कॉलोनी पलायन कर सकती है। यदि हम इस माइट को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि मधुमक्खियों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हो चुके हैं, परजीवी हो चुके हैं, अब यहाँ से हमें जाना ही पड़ेगा। तो वो माइग्रेशन कर जाते हैं, उस छत्ते को वहीं पे छोड़ के अपना दूसरा छत्ता बनाने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार का नेचर ऑफ डैमेज होता है। इसके बाद में इनका हम कंट्रोल भी कर पाते हैं, और कंट्रोल किस प्रकार से करेंगे, छत्ते की ऊपरी पट्टियों पर 200 मिलीग्राम फ्रेम की दर से सल्फर डस्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सल्फर होता है वो आपके क्या है, एक तरह का हम कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है, जो मधुमक्खियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मुख्य रूप से माइट को नुकसान पहुंचाएगा। और जहां पर हम मौत की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, फ्यूमिगेशन करते हैं, ठीक है, जब स्टोरेज की बात करते हैं तब। तो ये जो आपके 3 कीट हैं जिनकी हमने बातें की है, एक तो ततैया, ठीक है, ततैया की हमने बात की जिसको हम वास्प बोल देते हैं। दूसरा है आपका जिसकी हम बात कर रहे थे, मोथ, ठीक है। मोथ क्या करता है, डायरेक्ट वैक्स के लिए जाता है, छत्ते के अंदर घुस जाता है। वैक्स जो है आपके, जिसको हम कहते हैं एक तरह से मोम जो है, भी उस मोम वाले पदार्थ को छत्ते को खाने का काम करता है। और दूसरा चीज है आपके माइट, ठीक है। और माइट क्या कर रही है, माइट डायरेक्ट जो है लार्वा को नुकसान पहुंचा रही है, जो लार्वा अवस्था है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और धीरे धीरे सभी लार्वा नष्ट हो जाएंगे, तो मधुमक्खी लास्ट में क्या कर जाएगी, पलायन कर जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर भाग जाएगी। बात समझ में आई क्या, ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या क्या है, ततैया है, परभक्षी के रूप में काम करता है, ठीक है। ये परजीवी परभक्षी दोनों अलग अलग चीजें हैं। परजीवी के लिए हम क्या कह रहे थे कि माइट एक परजीवी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। माइट किसके तौर पे काम कर रहा है, परजीवी के तौर पे। और जो ततैया है, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है, वो डायरेक्ट परभक्षी है, यानी कि डायरेक्ट भक्षण करता है, ठीक है, पकड़ेगा, किल करेगा, मार देगा डायरेक्ट, ठीक है, इस प्रकार से काम करता है। आई बात समझ में। तो ये दोनों आपके क्या है, एक तो परभक्षी है और एक क्या है, परजीवी है। और जो मोथ होता है वो मुख्य रूप से वैक्स के लिए जो है डैमेज करता है। मधुमक्खी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन छत्ते को नुकसान पहुंचाता है, छत्ते में छेद कर देगा, ठीक है, इधर उधर घूम घूम के जो है वैक्स को खाता रहेगा। इस प्रकार के जो इसके लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। तीनों के कंट्रोल, तीनों के जो नेचर ऑफ डैमेज है, और तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैक्स का जो ये ततैया है, इसका आपको अलग अलग नाम याद नहीं होते हैं, तो सीधा सीधा ध्यान रख लेना कि ततैया होता है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का कीट है जो कि नुकसान किसको पहुंचा रहा है, मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाता है, प्राकृतिक शत्रु के रूप में काम करता है, एनिमी के तौर पे काम करता है, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें इन तीनों सिचुएशन से इसे जो मधुमक्खी है उसको बचाना है। ये सारी बातें आपको ध्यान
रखनी है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में हम आगे एक बात कर लेते हैं, एक एक करके जो मधुमक्खी से संबंधित रोग है उनकी भी बातें कर लेते हैं। देखो जितने भी जीव है इस संसार में उनके प्राकृतिक शत्रु भी होते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़े जीव हो, वो कभी ना कभी जो है मरते हैं, उनमें प्राकृतिक शत्रु भी उनके होते हैं, उनके द्वारा मरते हैं या किसी और कारणवश मरते हैं। शेर के भी प्राकृतिक शत्रु है, हिरण के भी है, हमारे भी है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो मच्छर होता है उसके भी प्राकृतिक शत्रु है, ठीक है। उसी प्रकार मक्खी के भी क्या होते हैं, प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जिनमें हमने इंसेक्ट की बातें कर ली है। अब हम करेंगे, ये भी एक तरह के शत्रु ही होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सूक्ष्म जीवों के रूप में होते हैं, छोटे होते हैं, तो इनको हम रोगों के रूप में मान के चलते हैं, ठीक है। रोगों के रूप में ये नुकसान पहुंचाते हैं। मधुमक्खियों में कई प्रकार की बीमारियां पाई जाती है, जो कि वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, जो एक्टोपैरासिटिक है उनसे, एंडोपैरासिटिक माइट्स है उनके कारण होती है, ठीक है। एक्टोपैरासिटिक माइट की अभी हमने बात की, ऊपर वाली माइट जो लार्वा खा रही है, ठीक है। उसी प्रकार जो है एक्टो और एंडो दोनों प्रकार की, एंडो का अर्थ हो गया अंदर वाली माइट, जो कि शरीर के अंदर प्रवेश करके वहां से नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। एक तो बॉडी के ऊपर है, वो तो एक्टो की तरह काम करेगी, और एंडोपैरासिटिज्म के रूप में काम करेगी, आपके जब अंदर पहुंच जाएगी तो वहां से हम कह सकते हैं आंतों में या उसके पेट में जाकर बैठ जाएगी, वहां से पोषण लेती रहेगी। जैसे कि हम कहते हैं ना, कई प्रकार के पित्ताकर्मी, सूत्रकर्मी ये होते हैं, हमारे पेट में जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, आंतों में रहते हैं, और कई प्रकार के बैक्टीरिया हमारी आंतों में रहते हैं, जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं, वहां से भोजन लेने का काम करते हैं। आई बात समझ में। तो वो ही सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जो आपके बी डिजीज है उनकी हम बातें कर लेते हैं। ये बीमारियां मधुमक्खियों के कुछ ब्रूड, ब्रूड का अर्थ होता है छोटे बच्चे, ठीक है। क्या होता है, छोटे बच्चे, जिनको हम लार्वा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लार्वा बोल सकते हैं। ये आपके ब्रूड होते हैं। और वैक्स की बात करें तो बड़े वाले, जिन जो आराम से काम करने लायक हो जाते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ब्रूड और वैक्स की मृत्यु से लेकर पूरी कॉलोनी के नष्ट होने तक गंभीर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी कि जब कोई बीमारी लगेगी, ठीक है, तो वो बीमारी अधिकतर छोटे बच्चों में भी लग सकती है, ठीक है। कुछ छोटे बच्चों की बीमारियां होती है, ब्रूड की बीमारियां होती है, उनकी भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जो वैक्स है, जो नर मधुमक्खी हो गई, मादा मधुमक्खी हो गई, रानी हो गई, इनमें भी डायरेक्टली क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। यहाँ से भी कॉलोनी का जो है सर्वनाश हो सकता है, पूरी कॉलोनी ही नष्ट हो सकती है, पूरा छत्ता नष्ट हो सकता है, ठीक है। रोगों के प्रकार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो जो रोग है, रोग तो अभी हम अलग अलग पढ़ेंगे ही, लेकिन प्रसार की हम बात कर रहे हैं कि रोग फैलते कैसे हैं। मान लो मधुमक्खियां तो है, तो मधुमक्खियां तो अकेली ही रहती है, तो यदि मधुमक्खियों जो है उनमें कोई कंटामिनेशन हो ही नहीं रहा है, एक मधुमक्खी दूसरे छत्ते में जा ही नहीं रही है, तो रोग फैल कैसे रहे, ठीक है। मान लो एक में रोग हो रहा तो फिर आगे कैसे बढ़ रहा है, तो ये चीज देखने को मिलती है। पहली बात तो रोबर बीज के रूप में, ठीक है। रोबर बीज क्या है, ये बीज वो सीड वाला बीज नहीं है। रोबर बीज का मतलब हो गया ऐसी मधुमक्खियां जो कि दूसरी कॉलोनी में शहद चुराने जाती है, नटखट भी होती है ये, ठीक है। ये क्या करती है, कुछ मधुमक्खियां अपने आप को डोमिनेंट समझती है, ठीक है। कुछ मधुमक्खियां समझती है कि हम ही इस संसार के सर्वशक्तिमान आदमी हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो दूसरी मधुमक्खियों के छत्ते में चली जाएगी और वहां से शहद की चोरी करके भाग के आ जाएगी। इस प्रकार का नेचर कुछ मधुमक्खियों का होता है। तो वे कमजोर कॉलोनियों से शहद चुराने वाली मधुमक्खियां होती है, ठीक है। ये मधुमक्खियां नॉर्मल भाषा में हम कहें तो ये थोड़ी सर्वशक्तिमान है, यानी कि इनका आकार भी थोड़ा बड़ा होता है। जैसे हम कह रहे थे डोरसेटा हो गई, तो डोरसेटा सबसे बड़ी है। अब डोरसेटा जैसी जो मधुमक्खियां हैं उनसे जो फ्लोरिया है वो थोड़ी लड़ेगी, इसलिए ये क्या करती है, रोबरिंग का काम करती है, जो है चोरी का काम करती है। आई बात समझ में। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, एक झुंड से दूसरा झुंड अलग हो जाता है। मैंने कहा था ना आपको, यदि एक रानी है, उस रानी की थोड़ी सी कंडीशन खराब है, या दो रानियां आ गई, तो वो क्या करती है, आपस में लड़ती है, और जब वो लड़ती है तो फिर झुंड क्या हो जाता है, टूट जाता है। या झुंड ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद में मधुमक्खियों को एहसास हो जाएगा कि अब एक रानी से इतनी मधुमक्खियां नहीं संभली जाएगी, इसलिए दूसरी रानी तैयार की जाती है और उस रानी के साथ में स्वार्मिंग हो जाती है, यानी कि एक झुंड से दूसरा झुंड चला जाता है। तो इस एरिया में जो रोग थे वो दूसरे एरिया में भी चले जाएंगे। इस प्रकार से भी रोगों का प्रसार होता है। इसके बाद में
ड्रिफ्टिंग मधुमक्खियां ये मधुमक्खियां जो गलती से दूसरी कॉलोनी में प्रवेश कर जाती है। मान लो कोई मधुमक्खी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, उड़ती उड़ती जा रही थी, मेरा घर ये है, और गलती से समझ लिया कि इधर वाला है, तो वो क्या करती है, घूम के उस कॉलोनी में चली जाएगी, गलती से चली जाती है। हालांकि उसको पता चल जाएगा कि ये अपने आदमी नहीं है, ये अपनी रानी नहीं है, तो वो वापस भी आ जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए वहां रहेगी, तो क्या करके आएगी, या तो रोग लेकर आएगी या रोग देकर आएगी। इस प्रकार से जो है फैलाव हो जाता है। एपियरी में की जाने वाली मानवीय क्रियाएं, इसके अलावा कुछ क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एपियरी यानी कि हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो हमारी भी कुछ गलतियां होती हैं, हम भी कई प्रकार के काम करते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जिनकी वजह से मधुमक्खियों में रोग हो जाते हैं। ठीक है, मान लो एक छत्ते में हम कुछ काम करके जा रहे हैं, फिर दूसरे छत्ते में गए तो वहां पर इस छत्ते के रोग वहां पर भी फैला दिए। इस प्रकार से जो कंटामिनेशन है वो होता रहता है, कंटामिनेशन चलता रहता है। आई बात समझ में? तो ये चीजें जो है फैलने के कारण, इसमें रोबरिंग हो सकती है, भटक कर दूसरी जगह चले जाए, ये बात हो सकती है, स्वार्मिंग हो सकती है, यानी कि झुंड टूटकर अलग हो जाए, और एपियरी में जो मानवीय क्रियाएं हैं ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रूड से संबंधित रोगों की। अब एक एक करके हम रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रूड का मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनसे संबंधित रोगों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, किन से संबंधित रोगों की बात कर रहे हैं दोस्तों? ब्रूड यानी कि छोटे बच्चों से संबंधित रोगों की हम बातें कर रहे हैं। अब छोटे बच्चों से कौन कौन से रोग संबंधित है? तो ज्यादातर जो रोग होते हैं दोस्तों वो हानिकारक रोग तो छोटे बच्चों में ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है विकास पूरा हो ही नहीं पाता है, उससे पहले ही रोग हो जाएंगे, तो वो नुकसान भी ज्यादा पहुंचाते हैं। यह रोग पेनिबेलिसलम सिलम लार्वी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। आई बात समझ में? ये लेट लार्वा अर्ली प्यूपा स्टेज में मधुमक्खियों को प्रभावित करता है। यदि लार्वा स्टेज की बात करें तो लेट लार्वा, जब लार्वा लगभग प्यूपा में बदलने वाला होता है, उस टाइम पे ये रोग, या अर्ली प्यूपल स्टेज पर, यानी कि जो प्यूपा की स्टेज है उसकी स्टार्टिंग वाली स्टेज में ही ये रोग हो जाता है। संक्रमित ब्रूड की जो कैंपिंग है डूबी हुई वह छिद्रित हो जाती है। जो आपका जिसमें ये पड़ा है, जिसमें ब्रूड है, उस ब्रूड में क्या हो जाता है, उसमें जो है छिद्रित, उसमें छेद दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। मृत ब्रूड का रंग पहले थोड़ा व्हाइट दिखाई देता है, फिर क्रीमी हो जाता है, फिर भूरा, और लास्ट में ब्लैक कलर का हो जाता है, काले कलर का। यानी कि आप ऊपर से इनको देखकर भी ये पता लगा सकते हो कि कौन से जो छिद्र है उसमें सही स्वस्थ ब्रूड है और कौन से में नहीं है। यदि ये काला काला सा है, इसका मतलब इस वाला जो ब्रूड है वो रोग की वजह से मर चुका है, रोग से प्रभावित हो चुका है। इस प्रकार से यह चिपचिपा और धागे जैसा हो जाता है, इसमें हल्की बदबू आती है। मुख्य रूप से वर्कर ब्रूड प्रभावित होते हैं, लेकिन कभी कभी ड्रोन और क्वीन भी इनसे प्रभावित होती है। मुख्य रूप से तो जो वर्कर होते हैं, वर्कर का मतलब हो गया ये एक तरह की फीमेल ही होती है, लेकिन काम करने वाली, आपको पता हो तो इनमें क्या होता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, जो हम कहते हैं लेबर क्लासिफिकेशन पाया जाता है। यानी कि इनमें फिक्स होता है कि कौन क्या काम करेगा। रानी है, अंडे देगी। राजा है, जिसको हम किंग बोल रहे हैं, जो नर है, वो मुख्य रूप से स्पर्म देने का काम करेगा। एक बार स्पर्म देगा, उसके बाद में नाकारा हो जाएगा, उसको जो है या तो भगा दिया जाएगा, या वो खुद चला जाएगा, मर जाएगा, या फिर वहीं पे रहेगा। तो कुछ जो है जैसे पंख फड़फड़ा के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इस प्रकार के काम करेगा। ठीक है, यदि हम श्रमिकों की बात करें तो श्रमिकों में भी अलग अलग विभाजन होता है। कुछ श्रमिक होंगे जो छत्ते की रक्षा करेंगे, कुछ श्रमिक होंगे जो कि शहद लेकर आएंगे, नेक्टर, ये जो पोलन है, नेक्टर है, ये लेकर आएंगे। इसके अलावा कुछ वहां के बच्चों को पालने का काम करेंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उनका पालन पोषण करेंगे। और कुछ है जो छत्ते का निर्माण करेंगे। ठीक है, कुछ श्रमिक क्या करेंगे, छत्ते का निर्माण करेंगे। ये श्रमिकों का क्लासिफिकेशन है, अलग अलग काम फिक्स होता है, उसी हिसाब से काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आज मेरा मन कर रहा है पोलन लेके आ जाओ, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, जो पोलन वाला काम कर रहे हैं वो पोलन का ही करेंगे, जो आपके रक्षा वाला काम कर रहे हैं वो रक्षा का ही करेंगे, और जिनका काम है कि घोंसला बनाना है, जो आपका हाइव है वो बनाना है, छत्ता बनाना है, तो फिर वो छत्ते का काम ही करेंगे। इस प्रकार से ये चीजें होती है। ठीक है, श्रम विभाजन इनमें पाया जाता है। इसके नियंत्रण के लिए यदि हमें ड्रोन को बचाना है या अपने जो ब्रूड है उनको बचाना है, तो टेरामाइसिन नामक एक दवा आती है। ठीक है, उसको 5 लीटर चीनी सिरप में मिलाकर खिलाना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, जो है लगभग
250 से लेकर 400 ग्राम को 5 लीटर चीनी सिरप में मिला लेंगे और मधुमक्खियों को खिला देंगे। ठीक है, यूरोपियन फाउल ब्रूड की हम बात कर लेते हैं। दूसरा है, ये आपके क्या है, तो ये मेलिसोकोकस है ना, प्लूटोन नामक बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया से हो रहा है। ठीक है, और इसमें आमतौर पर छोटे अनकैप्ड लार्वा को प्रभावित करता है। ये जो छोटे लार्वा है आपके, ठीक है, बीच वाले लार्वा की बात नहीं कर रहा है, ये छोटे लार्वा की बात कर रहा है, बाद में मुड़कर गिर जाते हैं। ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, लार्वा धीरे धीरे मुड़कर गिर जाते हैं। मृत ब्रूड पीले सफेद से ग्रे व हरे भूरे रंग में बदल जाएंगे। इनमें हल्की सड़ी हुई बदबू आती है, कभी कभी मछली जैसी तीव्र गंध भी आती है। वर्कर, ड्रोन और क्वीन सभी इससे प्रभावित हो सकते हैं। वही टेरामाइसिन से हम क्या करेंगे, इसको भी नियंत्रित करेंगे। तो जितने भी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, उन सब को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, टेरामाइसिन से नियंत्रित करेंगे। इसके बाद में सेक ब्रूड और थाई सेक ब्रूड की हम बात कर लेते हैं। ये देखो, ये नाम तो उसी जैसा लग रहा है, लेकिन रोग ध्यान रखना, ये वायरल रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है, जो मुख्य रूप से एपिस मेलिफेरा के सेक ब्रूड या एपिस सेरेनम थाई सेक ब्रूड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रूड यानी कि बच्चे को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, किसको प्रभावित करेगा, बच्चों को ही प्रभावित करेगा, लेकिन मुख्य रूप से नुकसान कहां पहुंचाएगा, ठीक है, तो एपिस मेलिफेरा के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा और वायरस से होने वाला एक क्या है, रोग है। ये आमतौर पर पुराने सील की किए गए लार्वा को प्रभावित करता है, जो लार्वा आपके अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसमें लार्वा को कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है, यहाँ पर इसका लालन पोषण हो रहा था, अब इसको क्या कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं कुछ टाइम के लिए कि इसकी वृद्धि होती रहे। ठीक है, लार्वा की, तो उसमें हो जाता है संक्रमित ब्रूड की कैपिंग हटा दी जाती है, उसमें अक्सर 2 छिद्र दिखाई देते हैं। मृत ब्रूड का रंग भूरे जैसा पीला होता है और सिर से काला होना शुरू कर देता है। ये पानी से भरे हुए थैले जैसे दिखाई देते हैं। इस रोग में कोई प्रभाव उपचार उपलब्ध नहीं है अभी तक, क्योंकि वायरस से होने वाली डिजीज है और वायरस वाली डिजीज को आप इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, प्लांट्स में भी हम वायरस वाली डिजीज को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं, हम जो कीट है उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बाद में डिजीज कंट्रोल होती है। तो यहाँ तो किसी कीट से तो फैल ही नहीं रही ना, वायरस है तो वायरस तो आसपास में एक बार फैलने के बाद में पूरी कॉलोनी में ही फैल जाएगा। तो ये जो है आपके 3 रोग आपने पढ़े हैं, ये 2 वायरस वाले, एक बैक्टीरिया, वो 2 बैक्टीरिया वाले और एक वायरस वाला जो रोग है, ये मुख्य रूप से क्या है, ये मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे हैं, लार्वा है, प्यूपा है, या उससे पहले की जो स्टेज है, उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्या होता है, उनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं आपके जो अडल्ट है, ठीक है, वयस्क मधुमक्खियां हैं, उनकी हम बात करते हैं, तो एक तो नोसेमा रोग होता है। ये आपके नोसेमा एपिस नामक एक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, पहले बैक्टीरिया आया, उसके बाद में वायरस आया, अब प्रोटोजोआ आ गया है। ठीक है, संक्रमित मधुमक्खियां छत्ते के सामने एकत्रित हो जाती है और सुस्त दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि इनमें कमजोरी आ जाती है। ये पत्तियों पर रेंगती है और इनका पेट फूला हुआ होता है। इस रोग में मधुमक्खियों को अतिसार, डायरिया हो सकता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अतिसार या डायरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रत्येक कॉलोनी को चीनी सिरप में फ्यूमिगिलिन, ये भी आपके क्या है, एक प्रोटोजोआ मारने वाली दवा है, फ्यूमिगिलिन मिलाकर 200 मिलीग्राम के हिसाब से इसको मिलाकर हम क्या करते हैं, जो है चीनी के साथ उनको पिलाएंगे। क्योंकि मधुमक्खियां मुख्य रूप से ऐसे तो दवा देने से रहे कि मधुमक्खियों को कहेंगे हाँ भाई ये जो है आपकी गोली है, इसको आप खा लो, ऐसे तो दे नहीं सकते, इसलिए उसको सिरप में मिलाकर हम क्या करेंगे, वहां रख देंगे, मधुमक्खियां खुद आकर क्या करती रहेगी, उसको पीती रहेगी। ठीक है, 100 ml चीनी सिरप में 0.5 से 3 मिलीग्राम फ्यूमिगिलिन मिलाकर दे। ठीक है, यह साप्ताहिक अंतराल पर 2 बार करना है, आपको बार बार इसको रिपीट करना है और सप्ताह में लगभग 2 बार ऐसा करना है, तब जाकर आप इस रोग से क्या करोगे, जो है वंचित रहोगे। मुख्य रूप से नोसेमा जो रोग है किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटोजोआ द्वारा हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में एकेराइन, एकेराइन क्या है, तो ये एकेराइन रोग है और ये आ जाता है आपके एंडोपेरासिटिक माइट्स। एक माइट ऐसी थी जो एक्सो पैरासिटिक थी, यानी कि ऊपर वाली थी। अब ये कौन सी है, ये आपके एंडोपेरासिटिक है, इस ये अंदर से फैलने वाली, यानी कि पेट के अंदर नुकसान पहुंचाने वाली माइट है। तो ये कार्पे जो ये है एकार्पिस वुडी,
ठीक है, इसका नाम क्या है, एक कार्पिस वुडी है, एंडोपैरासाइटिक माइट है, ये ध्यान रखना है। संक्रमित मधुमक्खियां छत्ते के सामने रेंगती है, उड़ने में असमर्थ रहती है। जो मधुमक्खियां इन्फेक्टेड हो जाएगी वो उड़ नहीं पाएगी, ठीक है, वो रेंगने लग जाएगी। इसके साथ में इनके पंख अलग अलग दिशा में मुड़े होते हैं, जिससे जो है के का एक विशिष्ट स्थिति बन जाती है, इस प्रकार की एक, ठीक है। मान लो ये मधुमक्खी है, ये मधुमक्खी है तो इसके पंख है, ठीक है, ये मान लो इस प्रकार की सामने से दिखाई दे रही है, तो ये जो है दोनों अलग अलग दिशा में ऐसे मुड़ जाते हैं, सही ढंग से उड़ नहीं पाते हैं। तो ये जो के वाला सिंबल है ये दिखाई दे रहा है। साप्ताहिक अंतराल पर जो फॉलवैक्स स्ट्रिप्स है से धुनी करनी चाहिए, और साथ में 85 फॉर्मिलिक एसिड कॉलोनी का प्रयोग 10 ml पर कॉलोनी के हिसाब से प्रयोग कर हर 24 घंटे के बाद में 21 दिन तक इसको क्या करना है, कंटिन्यू आपको दोहराना है। आई बात समझ में? तो फॉर्मेलिन द्वारा भी इसको नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो माइट से होने वाले रोग, माइट एक कीट भी है, एक रोग भी पैदा करता है। वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सारे रोग हमने क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं, ठीक है। तो इस सेशन में मुख्य रूप से हमारी जो चर्चाएं थी वो दो चीजों पर फोकस था। एक तो एनीमी कौन कौन से हैं, ठीक है, और दूसरा डिजीज कौन कौन सी हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, डिजीज कौन कौन सी हो रही है, ये बातें हमने मधुमक्खी में देखी है। आई बात समझ में? अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम मुख्य रूप से मधुमक्खी में क्या देखने वाले हैं, डांस देखने वाले हैं, ठीक है। मधुमक्खी में डांस कैसे करती है मधुमक्खियां, कम्युनिकेशन कैसे करती है, ये सारी बातों की चर्चाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।